आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य भारत का विशालतम साम्राज्य था। इसने पहली बार केंद्रीभूत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था एक हद तक मगध के पूर्व राजाओं की प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन उसके विस्तार और परिष्कार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को दिया जाना चाहिए। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन और विपुल जन कल्याणकारी कार्य था। यह सच है कि चंद्रगुप्त और अशोक का शासन निरंकुश था, दंड व्यवस्था कठोर थी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव था, किंतु यह सब साम्राज्य और प्रजा के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। मौर्य प्रशासन एक प्रजा हितैषी राज्य के आदर्श को सदैव मूल में रखता है, जहां एक और आर्थिक विकास और राज्य की समृद्धि के अनेक ठोस कदम उठाए गए और शिल्पियों, व्यापारियों के जानमाल की सुरक्षा की गई। वहीं दूसरी ओर जनता को उनकी अनुचित गतिविधियों से बचाने के लिए कठोर नियम भी बनाए गए। दासों और कर्मचारियों को मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए विस्तृत नियम जो हैं वो हमें मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मिलते हैं। अनाथ, दरिद्र, मृत सैनिकों और राज कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण का भार राज्य के ऊपर था। मौर्य शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अर्थशास्त्र में उल्लेखित बताया गया है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें तीन स्रोतों से होती है: कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख। मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा का सबसे अधिक महत्व था। वह संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। समस्त उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति वही करता था। वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। असंतुष्ट होने पर राजा उन्हें पद से भी हटा सकता था। वह राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह स्वयं मुकदमों का निर्णय किया करता था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को अधिक समय तक वादी और प्रतिवादियों को अपने द्वार पर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि राजा उस समय भी न्याय करता था जबकि उसके शरीर की आबनूस के मुकद्दरों से मालिश की जाती थी। राजा देश का सर्वोच्च सेनापति भी था। वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं सेना का संचालन किया करता था। विदेशों के साथ संधि और विग्रह भी वही किया करता था। इस प्रकार राजा देश का सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मौर्य सम्राट निरंकुश नहीं थे। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि राजा प्रजा का ऋणी होता है और सुशासन के द्वारा वह इस ऋण को उतार सकता है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक गुण होने आवश्यक बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए विलासिता और विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा रात्रि में केवल 3 घंटे सो सकता था। चाणक्य ने कहा है कि राष्ट्र में जनता को भी जागते रहना चाहिए। यदि राजा अत्याचार करता है तो ब्राह्मण, साधु और जनता उसके विरुद्ध खड़े हो सकते थे। अर्थशास्त्र से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस समय जनता का क्रोध सबसे बढ़कर था। इससे विदित होता है कि राजा की शक्ति पर जनता का पर्याप्त प्रभाव था। इस प्रकार मौर्यों का शासन निरंकुश होने पर भी राजा के हित के अंतर्गत था। राजा को राज कार्यों में सलाह देने के लिए कौटिल्य ने एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वेतन मिलता था। इस परिषद के अधिवेशन अत्यंत गुप्त स्थानों पर होते थे और इनकी सदस्यता बहुत अधिक विश्वसनीय व्यक्तियों को ही राजा द्वारा प्रदान की जाती थी। मंत्री परिषद के अधिवेशन विशेष अवसरों पर बुलाए जाते थे।
दैनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए राजा कुछ मंत्रियों की भी नियुक्ति किया करता था। इन मंत्रियों को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ये लोग राजा के बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे। शासन के संचालन के लिए अनेक पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। इस समय अमात्य नामक पदाधिकारियों का विशेष महत्व था। सभी उच्च पदों पर इन अमात्य नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इस समय कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो इस प्रकार है। समाहर्ता, यह कर वसूल करने वाला सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करता था और इसके नीचे लगभग 25 अध्यक्ष कार्य किया करते थे, जैसे सुरा अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, देवता अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, अश्वा अध्यक्ष, नावा अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष आदि। संदिग्धाता, यह राज परिवार और अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। राज्य की आय और व्यय का हिसाब यही रखा करता था। इसके अधीन कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी कोषाध्यक्ष और पणिया अध्यक्ष हुआ करते थे। सेना का प्रमुख पदाधिकारी सेनापति होता था। यह राजा को संधि और विग्रह के संबंध में परामर्श दिया करता था और सेना का संपूर्ण निरीक्षण इसी के निर्देशन में हुआ करता था। अंतपाल का कार्य सीमांत दुर्गों की रक्षा करना था। दुर्गपाल आंतरिक दुर्गों की रक्षा किया करता था। कार्यांतरित राज्य की ओर से चलने वाले कारखानों का निरीक्षण किया करता था। व्यवहारिक धर्म स्थानीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था और कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाया करता था। दोवारिक का कार्य राजा के अंतःपुर का प्रबंध करना हुआ करता था। इसके अतिरिक्त यूनानी लेखकों ने जिला अधिकारी अग्रोनोमी और नगर अधिकारी अस्ट्रोनोमी नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में युक्त, राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख भी किया गया है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र नामक पदाधिकारी की भी नियुक्ति की थी। इस समय न्याय का प्रधान पदाधिकारी राजा स्वयं होता था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के लिए लिखता है कि वह दिन भर अपने दरबार में बैठा न्याय करता रहता था। चाणक्य ने भी लिखा है कि राजा को वादी और प्रतिवादी को अपने द्वार पर अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए और अशोक ने भी यह आदेश निकाला था कि आवेदकों को प्रत्येक समय हमसे मिलने दिया जाए, चाहे हम घोड़े की पीठ पर हो या भोजनालय में। मुकदमों का निर्णय प्राचीन परंपराओं के आधार पर किया जाता था। इस समय दंड विधान बहुत कठोर था। चंद्रगुप्त के यहाँ साधारण अपराधों के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता था। अशोक ने अहिंसा का पुजारी होने के कारण कुछ कठोर दंडों को हटा दिया था और मृत्युदंड पाने वाले अपराधी के लिए 3 दिन का अवकाश प्रदान किया था। इस मध्य वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए दान पुण्य कर सकता था। गांव में न्याय का कार्य ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय के लिए 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे। धर्म स्थानीय न्यायालय, ये दीवानी न्यायालय था। इसमें संपत्ति, खेत, व्यापार, जमानत आदि से संबंधित मुकदमों का निर्णय किया जाता था। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, यह फौजदारी न्यायालय था। इसमें जुर्माना, अपराध, मृत्युदंड और संपत्ति की रक्षा संबंधी मुकदमे चला करते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का भी वर्णन किया है। इस विभाग में स्त्री और पुरुष दोनों को नियुक्त किया जाता था। इस समय गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संस्थाक और दूसरा संचारक। संस्थाक उन्हें कहते थे जो एक स्थान पर रहकर अपना कार्य किया करते थे और जो गुप्तचर घूमते फिरते रहते थे उनको संचारक कहा जाता था। गुप्तचर व्यापारी, छात्र, किसान, घरेलू नौकर, तपस्वी, सन्यासियों के रूप में रहते थे। कुछ गणिकाएं भी गुप्तचर का कार्य किया करती थी। गुप्तचर गुप्त भाषाओं का ज्ञान रखते थे और वे राजा के महल तक में रहा करते थे। अमात्यों, पुरोहितों, सेनापति और राजकुमार के कार्यों के ऊपर ये लोग दृष्टि रखा करते थे। मौर्यों के पास एक विशाल सुसंगठित सेना थी। उसी
की सहायता से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर शक्तिशाली नंद वंश का विनाश किया था। मौर्य सेना में अत्यधिक अनुशासन था। युद्ध में स्वयं सम्राट उसका संचालन किया करता था, किंतु अंतिम निर्मल मौर्य सम्राटों के समय सेना का संगठन और अनुशासन शिथिल हो गया था। मौर्यों की विशाल सेना 5 भागों में विभक्त थी। पहली पदाति, दूसरी अश्वारोही, तीसरी रथारोही, चौथी गजारोही और 5वीं नौसेना। पैदल सैनिक धनुष बाण और कटार रखते थे। प्रत्येक अश्वारोही 2 भाले रखा करता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 सवार और 9,000 हाथी थे। इस विशाल सेना का प्रबंध एक मंडल द्वारा होता था। इस मंडल में 30 सदस्य होते थे और यह मंडल 6 उपमंडलों में बटा हुआ होता था और प्रत्येक उपमंडल में 5 सदस्य होते थे और इस मंडल के कार्य कुछ इस प्रकार थे। पहला विभाग जल सेना का प्रबंध किया करता था। दूसरे विभाग का कार्य सेना को प्रत्येक प्रकार की सामग्री जो थी वो भेजने का था। तीसरे विभाग का कार्य पैदल सेना को सुविधा पहुंचाने का था। चौथे विभाग का कार्य अश्वारोहियों को सुविधा पहुंचाने का था और 5वें विभाग का कार्य हस्ती सेना का प्रबंध करना था। छठे विभाग का कार्य रथ सेना का प्रबंध करना था। इस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। यह भूमिकर भाग कहलाता था और इस समय बहुत सी भूमि राज्य के अधीन थी। राज्य के अधीन भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाया करती थी। चारागाहों से विविध नामक कर प्राप्त हुआ करता था। खानों, जंगलों, पुलों और नदियों के प्रयोग पर भी कर लिया जाता था। बिक्री कर और जुर्माने से भी सरकार को पर्याप्त आय हुआ करती थी। इस प्रकार मौर्यों की आय बहुत अधिक थी, उसी प्रकार उनका व्यय भी बहुत अधिक था। राज परिवार के ऊपर राज्य का बहुत सा धन खर्च होता था। राज परिवार से संबंधित व्यक्तियों को उच्च वेतन मिला करता था। सम्राट की सेवा के लिए हजारों दास दासी रहते थे। सम्राट की पाकशाला का व्यय भी बहुत अधिक था। सार्वजनिक हित के कार्यों पर भी राज्य का बहुत सा धन व्यय होता था। राज्य की ओर से मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गए थे। अनेक सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाए गए थे। स्थान स्थान पर कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण भी किया गया था। सेना और कर्मचारियों पर भी बहुत अधिक धन व्यय होता था। अर्थशास्त्र से विदित होता है कि मौर्य सेना पर प्रति वर्ष 36.5 करोड़ पण व्यय हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में कितने प्रांत थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, परंतु अशोक के राज्य में निम्न प्रांत जो थे वो सम्मिलित थे। ये थे उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और कश्मीर के प्रदेश आते थे। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्राच्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी और इसके अंतर्गत गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपुताना के प्रदेश शामिल थे। कलिंग को अशोक ने जीता था और इसकी राजधानी तोशाली थी। प्राच्य और अवंती का शासन प्रबंध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में था। शेष दूरस्थ प्रांतों में विश्वास पात्र राजकुमार गवर्नर बनाए जाते थे। नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है, यह नगर भारतवर्ष का बहुत बड़ा नगर था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था। इसके चारों ओर लकड़ी की चारदीवारी और पानी से भरी गहरी खाई है। नगर का शासन प्रबंध 5 सदस्यों की 6 समितियां किया करती थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नगरा अध्यक्ष का उल्लेख किया है।
इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यह आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट की भांति कार्य करते होंगे और प्रबंधक समितियां इसी की अध्यक्षता में कार्य किया करती होगी। इस समय शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का शासन ग्रामिक द्वारा हुआ करता था। ग्रामिक अवैतनिक पदाधिकारी था और संभवतः उसका निर्वाचन जनता के द्वारा हुआ करता था। वह ग्राम के वयोवृद्ध व्यक्तियों की सहायता से प्रबंध किया करता था। गांव में सरकारी पदाधिकारी ग्राम भोजक या ग्राम भ्रतक हुआ करता था। ग्रामीणों को स्थानीय स्वशासन में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। न्याय के लिए वह ग्राम पंचायतें स्थापित की गई थी। छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार इन ग्राम पंचायतों को इस समय प्राप्त था। अशोक के समय भी शासन व्यवस्था का मूल आधार चाणक्य द्वारा स्थापित व्यवस्था ही थी, परंतु अशोक ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसमें कुछ सुधार जो थे वो किए थे। अशोक ने जो पहला सुधार किया था वो ये था कि जनता की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसने प्रयास किया और इसके लिए उसने धर्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। 5वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि प्राचीन काल में कभी भी धर्म महामात्र जो थे वो नियुक्त नहीं किए गए थे। मैंने अपने राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष इनकी नियुक्ति की है। वे सब धार्मिक संप्रदायों की रक्षा और धार्मिक मनुष्यों की हितों के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अशोक ने जनता के ऋण से उऋण होने के लिए अपना समस्त समय जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वह कहता था, चाहे मैं कितना भी परिश्रम करूं, परंतु मुझे संतोष नहीं होता है। 6ठे शिलालेख में वह लिखता है कि आवेदक प्रत्येक स्थान पर मुझसे मिल सकता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे खास महल में हूं या फिर घोड़े की पीठ पर हूं, कहीं भी हो, मैं आवेदक मुझसे हम जब चाहे तब मिल सकता है। अशोक ने न्याय व्यवस्था में भी कुछ सुधार किया था। अशोक ने अपने शासन के 16वें वर्ष में न्याय विभाग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो था वो किया था। पहले न्याय का कार्य राजू, प्रादेशिका और नगर व्यवहारिक नामक 3 पदाधिकारी करते थे और इनके अधिकार प्राय समान रहा करते थे। इस दोष को दूर करने के लिए उसने प्रादेशिक और नगर व्यवहारिक का पद जो था वो समाप्त कर दिया था और न्याय के समस्त अधिकार राजक को प्रदान कर दिए थे। इसके अलावा अशोक ने दंड विधान में भी कुछ सुधार किया था। अपने राज्याभिषेक की तिथि पर वह बहुत से बंदियों को मुक्त कर देता था। प्राण दंड पाए जाने वाले अपराधियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। अशोक ने पशु वध भी निषेध कर दिया था। उसने अपने प्रथम शिलालेख में लिखा है कि यहाँ किसी भी जीव का वध नहीं किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की रसोई के लिए प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे। भविष्य में इनको नहीं मारा जाएगा। 5वें स्तंभ लेख से विदित होता है कि अपने अभिषेक के 26वें वर्ष में अशोक ने बहुत से पक्षियों के वध को अवैध घोषित कर दिया था और उसने ये आज्ञा दी थी कि जिस भूसे में कीड़े पड़ गए हैं उसे जलाया नहीं जाए और जंगलों में आग जो है वो नहीं लगाई जाए। इस प्रकार मौर्यों की शासन व्यवस्था जो थी वो एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, जिसकी मुख्य विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन और विपुल जन कल्याणकारी कार्य थे।